नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए, राज्यसभा चुनाव के बीच बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इधर सीएम नीतीश के राज्यसभा के लिए नामांकन की खबरों के बीच जदयू कार्यकर्ता सीएम हाउस पहुंच गए और वहां पर वो हंगामा करने लगे। तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। सीएम हाउस के बाहर कार्यकर्ता रोते दिखाई दिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद भाजपा से कोई नया चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की भी चर्चा चल रही है। भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी को नया मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा जोरों पर है। कुछ रिपोर्ट्स में विजय कुमार सिन्हा या अन्य भाजपा नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव के बीच बिहार से जमकर सियासी उथल पुथल की खबरें सामने आ रही हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और कहा कि वो अब जो है वो सांसद बनना चाहते हैं, राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पूरी नजर बिहार पर रहेगी। नई सरकार बनेगी, वो उसमें पूरा सहयोग करते रहेंगे। और इसके बाद से घटनाक्रम बदलता नजर आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे और वो भी साथ में नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान नितिन नवीन का नामांकन पत्र भी दाखिल किया गया। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव की तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है। भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता फूलोदेवी नेताम को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत और पीसीसी चीफ दीपक बैज की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया है। खास बात यह है कि इस बार दोनों प्रमुख दलों ने महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है। नामांकन की प्रक्रिया के बाद दोनों नेताओं का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है, क्योंकि तीसरा उम्मीदवार मैदान में ही नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नहीं होगी। तो आपको बता दें कि फूलोदेवी नेताम ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने एक बार फिर उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ साथ सबसे पहले सुबह ही बीजेपी की जो उम्मीदवार है लक्ष्मी वर्मा, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। दोनों ही निर्विरोध चुनी जाएंगी राज्यसभा सांसद। नामांकन दाखिल किया है और मेरे साथ नामांकन में हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय तोखन साहू जी और इस प्रदेश के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, हमारी बहन शालिनी जी और सभी यहाँ पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बंधु जो है उपस्थित हुए हैं। मैं शीर्ष नेतृत्व को आज जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने एक राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर इस देश में काम किया है और कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी और हमारे इस प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय हमारे भाई किरण सिंहदेव जी और सभी हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व, लाखों लाखों हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूं, उनको धन्यवाद देती हूं। आज श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी राज्यसभा का नामांकन फाइल की हैं। हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे सांसदगण, हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, मंत्रीगण, विधायकगण और संगठन के वरिष्ठों की उपस्थिति में नामांकन फाइल किए हैं और हम केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लक्ष्मी वर्मा जी को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया और मातृशक्ति को महत्व दिया है और श्रीमती लक्ष्मी वर्मा का एक लंबा अनुभव है। सीएलपी लीडर आदरणीय महंत जी के साथ और बहुत सारे हमारे विधायक
गढ़ के साथ हम लोगों ने फार्म जमा किया है और फार्म जमा करके अभी बाहर निकल रहे हैं। मैं इस उपलक्ष्य में मैं शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय खड़गे साहब को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को और आदरणीय हमारे रेणु गोपाल जी को, सचिन पायलट साहब को और प्रदेश के हमारे नेता चीफ दीपक बैज हमारे साथ हैं। सर, फूलो देवी नेताम जी ने नामांकन दाखिल कर दिया। आदिवासी चेहरे को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। बिल्कुल बधाई और शुभकामनाएं। पुनः पार्टी ने उनको रिपीट किया है और इस समय बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बचाना सबसे बड़ा चुनौती है। साथ ही प्राइवेटेशन उनको बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। और फूलो देवी नेताम जी अनुभव है, पिछले समय 6 साल रहे राज्यसभा, इस समय पुनः उनको मौका मिला है तो वो जाएंगे और इन मुद्दों को लेकर राज्यसभा में लड़ाई लड़ेंगे। आप खुद आदिवासी नेता हैं, उन्होंने भी नक्सलवाद को करीबी से देखा है, फूलो देवी नेताम जी ने। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है राज्यसभा में आवाज उठाना? देखिए, राज्यसभा देश का सबसे बड़ा उच्च सदन है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा सदन है और उस सदन में जाना ही अपने आप को सौभाग्य है और उनको दोबारा मौका मिला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ, लेकिन कि हम छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों को, जनता के मुद्दों को और यहाँ के जनता की आवाज को राज्यसभा में उठेगा, ये हमको पूरा भरोसा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज को पूरा भरोसा है कि इस बार राज्यसभा में जो है जंगल जमीन जो काटे जा रहे हैं उसका मुद्दा जो है, आदिवासियों का जो मुद्दा है, आदिवासियों की जो आवाज है, वो फूलो देवी नेताम एक बार फिर से उठाएंगे। उनका परफॉर्मेंस बेहतर था, इसलिए पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें मौका दिया है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन। चलिए, इस बीच बड़ी खबर इंदौर से है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फिल्म शतक देखने पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ नीचे बैठकर देखी फिल्म। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। तो आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंदौर से और यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फिल्म शतक देखने पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ नीचे बैठ करके उन्होंने फिल्म देखी। तो ये तस्वीरें इंदौर की, कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म शतक देखने पहुंचे और जमीन पर बैठकर उन्होंने ये फिल्म देखी। इधर से देखो ना, लाइट करो इनको। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही मुरैना से। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल का बड़ा बयान। एमपी में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने तक नहीं पहनूंगा माला साफा। जब तक भाजपा को सत्ता से नहीं हटा दूंगा, कोई माला नहीं पहनूंगा, न ही साफा बंधवाऊंगा। अजय सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजनीतिक गलियारों से अक्सर इस तरह के बयान निकल करके आते हैं। एमपी में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने तक नहीं पहनूंगा माला साफा। जब तक भाजपा को सत्ता से नहीं हटा दूंगा, कोई माला नहीं पहनूंगा, ना ही साफा बंधवाऊंगा। अजय सिंह ने ये बयान दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल का ये बड़ा बयान आगे आया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत से। जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो न माला पहनूंगा न साफा पहनूंगा। 2018 में भी मैंने संकल्प लिया था, 18 के पहले सरकार बन गई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे ही जनता ने हराया। मुझे जनता ने कहा कि आप घर बैठो। लेकिन सरकार कुछ दिन ज्यादा नहीं चली। लेकिन तोमर साहब, भाई साहब, आपको आश्वस्त करा रहा हूं कि 2028 में अगली बार हमारी सरकार पूरे 5 साल है। महाराज की तो इधर शक्ति जिले के गोरखपाली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर के 2 पक्षों के बीच हिंसक विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने कई घरों में आग लगा दी। आगजनी में ट्रैक्टर, पिकअप, 3 बाइक और डीजे वाहन जलकर के खाक हो गए। उपद्रवियों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ मारपीट भी की। घटना के बाद से गांव में भारी तनाव का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एएसपी और एसडीओपी सहित भारी पुलिस बल गांव में तैनात है। तो होली के बाद कई जगहों पर इस तरह की हुड़दंग और हिंसा देखने को मिली है।
और इंदौर में होली पर पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी कर रही थी। इस दौरान द्वारकापुरी थाने के दिग्विजय मल्टी की छत पर जुआ खेलते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और जुआ खेल रहे 8 लोगों को रंगे हाथों दबोच लिया है। सभी आरोपी इस मल्टी के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 62,000 रुपए नकद और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो होली पर पुलिस ने ड्रोन से निगरानी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये मल्टी के छत पर सबसे ऊपरी हिस्से पर ये जो है जुआ खेल रहे थे और इनकी निगरानी के लिए पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और ड्रोन के जरिए ऊंची बिल्डिंगों पर जुआ सट्टे चला रहे लोगों पर दबिश दी। दौरान एक जुआ पकड़ने की एक घटना आई है, जिसमें कि चूंकि ड्रोन सर्विलेंस लगातार चल रहा था, होली को देखते हुए लगातार 4 जो सेंटर बनाए गए थे और सभी जगह ड्रोन सर्विलेंस के आधार पर लगातार नजर रखी जा रही थी। तो इस पर से दिग्विजय मल्टी जो कि द्वारकापुरी में है, दिग्विजय मल्टी की छत पर कुछ लोग जुआ खेलते हुए दिखाई दिए, जो कि ड्रोन सर्विलेंस से जब आइडेंटिफाइड हुए तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा गया, उनके द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। दिग्विजय मल्टी के ही रहने वाले ये लोग हैं। ये कुल 8 लोग थे, जिनके कब्जे से लगभग 6200 रुपए और ताशपत्ती भी जब्त की गई, साथ में कुछ मोबाइल भी जब्त किए गए। इधर ग्वालियर में होली की दूज पर सेंट्रल जेल में भाई दूज का खास आयोजन किया गया। सुबह से ही हजारों बहनें जेल पहुंची और बंदी भाइयों को रोली, चंदन, रंग, गुलाल का तिलक लगाकर त्योहार मनाया। इस दिन का इंतजार कई बहनों को साल भर रहता है ताकि वे अपने भाइयों से मिल सके। जेल प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। सुबह 8 बजे से महिलाओं को अंदर प्रवेश दिया गया, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहा। बाहर से मिठाई या अन्य सामान लाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए जेल परिसर में ही शुल्क देकर के लड्डू और पूजन सामग्री की व्यवस्था की गई। धार जिले के बदनावर के कई गांवों में होलिका दहन के बाद अंगारों पर चलने की अनोखी परंपरा है। मुरादें पूरी होने के बाद भक्त देवी के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए अंगारों पर चलते हैं। धुलेंडी पर्व पर कई गांवों के ये पारंपरिक आयोजन हर साल होता है। ग्राम बिड़वाल के शीतला माता मंदिर और कानवन के नीलकंठेश्वर मंदिर में अंगारों की शूल का आयोजन किया गया, जहां मुरादें पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने जलते हुए तेज अंगारों पर चलकर अपनी आस्था प्रकट की। ग्रामीणों का मानना है कि आस्था की भक्ति और माताजी की शक्ति के प्रभाव से अंगारों पर चलने वाले श्रद्धालुओं के पैर कभी नहीं जलते हैं। वहीं इस आयोजन को देखने के लिए ग्रामीण भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। इधर T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार भिड़ेंगी। इससे पहले दोनों टीमें साल 2022 और 2024 में भी दोनों के मैच हुए थे। सेमीफाइनल जीतने के बाद दोनों टीमों ने फाइनल भी जीता। वही बात आईसीसी टूर्नामेंट की करें तो दोनों टीमें 5वीं बार सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में दोनों टीमें 2-2 जीत के साथ बराबरी पर है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इंग्लैंड को जब भी सेमीफाइनल में हराया, देश तब खिताब जीतने में भी कामयाब रहा। भारत इंग्लैंड पहला सेमीफाइनल 1983 वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था। तब भारत ने अंग्रेजों को हराया और फिर फाइनल में वेस्टइंडीज को मात देकर के टीम चैंपियन बनी। दोनों टीमें सेमीफाइनल में आखिरी बार साल 2024 T20 वर्ल्ड कप में भिड़ी। तब भी भारत ने इंग्लैंड को हराया और फिर फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता। 1987 वनडे वर्ल्ड कप और 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल हुआ। इन 2 मौकों पर इंग्लैंड ने जीत हासिल की। तो आज शाम 7 बजे से महामुकाबला। आज सेमीफाइनल के इस जंग में दोनों टीमें आमने सामने होंगी और आज जीतने वाली टीम फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। और फिलहाल आधा दिन पूरी खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।